आपका बीपीएससी निकला है, क्या ऐसा चक्कर है कि आपको 24 घंटे में 22 घंटा 10 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़ता था? सबसे बड़ी बात है इंसान को सहज होना चाहिए। इंसान किस स्टेज में सहज है, वो 22 घंटा पढ़ने का मतलब नहीं है। क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी अगर आपके पास है, स्टडी में आपके 8-10 घंटा पढ़कर ठीक ठाक है, किसी भी कमीशन को क्रैक किया जा सकता है। यूपीएससी के लिए हालांकि जब मेंस नजदीक, यूपीएससी के लिए 8 से 10 घंटे 10 घंटे काफ़ी है। अगर 1 साल 1.5 साल तक कोई बच्चा 10 घंटा तक डेली पढ़ता है, उसको उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर 10 घंटा पढ़ता है तो यूपीएससी कोई बहुत मेरे हिसाब से बहुत दूर की कौड़ी नहीं। अभी फिलहाल हमको जेल सुप्रिटेंडेंट का पोस्ट मिला है, लेकिन 2025 की यूपीएससी के लिए हम बैठेंगे। 2024 में नहीं बैठ पाए थे क्योंकि यहाँ ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के कारण हम टाइम नहीं दे पाए, लेकिन 2025 के लिए हम यूपीएससी के लिए प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी में भी जब रिजल्ट आए उस समय भी आपका इंटरव्यू हो। जी बस। अच्छा, कि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तथ्य रट कर आप नहीं कर सकते। तो जब जो बच्चे ग्रुपिंग करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं, वो तथ्य को याद करते हैं, उनमें कंसेप्ट की कमी होती है। और ग्रुपिंग हमें लगता है कि इस डिजिटल एज में ग्रुपिंग थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाता है, और ग्रुपिंग बाद में वो क्लब बन जाता है। क्लब की तरह उसमें इंटरटेनमेंट के साधन शुरू हो जाते हैं। 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है, और रिजल्ट आने के बाद में पूरे देश में और पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है कि भाई साहब इतने ज़्यादा तेज तरार लड़के बिहार में कैसे हैं जिनका रिजल्ट आया है। तो अभी तो नंबर का पता नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि पहले से वो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, सरकारी पद पर योगदान दे रहे थे। हमारे साथ में आप जिनको देख रहे हैं, नाम है मनीष कुमार यादव, और ये मोतिहारी जिला से आते हैं। इनका जो रैंक है वो 37वां रैंक है, और जो इनकी जर्नी है उन सारे जर्नी के बारे में बात करेंगे कि पढ़ाई जब कर रहे थे तो कैसे पढ़ाई कर रहे थे, कितना टफ था ये पाना, इन सारी चीज़ों पर बातचीत होगा। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सबसे पहले देखने वाले लोगों को नमस्कार। हाँ, हमारा ये सवाल है कि आपका जो रैंक है 37वां रैंक मिला है, क्या पद मिला है आपको? हमको 37वां रैंक मिला है, जिसके अनुसार हमें जेल सुप्रिटेंडेंट का पोस्ट अभी प्राप्त हुआ। जेल सुप्रिटेंडेंट मतलब कि जेल का देख रेख करना, जेल का देख रेख, अधीक्षक उसको बोलते हैं हिंदी में, अधीक्षक। तो इसमें पॉपुलर शब्दों में बोले तो जेलर का पोस्ट, जेलर का पद मिला है आपको। अब हमें जरा बताइए कि इस बार तो लगभग 470 सीट, 70 लोगों का 470 लोगों का सिलेक्शन किया गया। 470 लोगों का टोटल सीट 475 था, जिसमें 470 लोगों का सिलेक्शन। हमारा सवाल ये है कि आपकी जो पढ़ाई का तरीका था, किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे कि आपको ये पद मिला, और ये श्रेय किसको देना चाहते हैं? ऑलरेडी हम वर्तमान में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पे कार्यरत हैं। बीपीएससी के थ्रू हम इससे पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें मेरा रैंक 77 था, जिसके कारण हम पहले से इसे चीर पड़ती थी। और साथ में एक व्यक्तिगत बात यह है कि हम खुद बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बच्चों को पढ़ाते मतलब? हाँ, हम टीचर हैं। टीचर भी हैं। कहाँ मतलब? दिल्ली सेंटर पे एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, जिसमें हम पढ़ाते थे बच्चों को। अच्छा। अभी भी हम पढ़ाते हैं, जिसके कारण बीपीएससी के तैयारी के दौरान हमें सिलेबस, और किसी भी तैयारी के लिए सिलेबस का जानना जरूरी है, और सिलेबस की पूरी जानकारी होने के बाद कोई भी तैयारी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, तो सिलेबस का जानकारी आपको पूरा था कि भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर है जो बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं या यूपीएससी निकाल लेते हैं, तो वे लोग कहते हैं कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या नहीं पढ़ना है। आपका भी वही फंडामेंटल राइट है कि? मेरा मत इससे थोड़ा भिन्न है। हाँ। क्योंकि इस लॉजिक पे फिट नहीं आता है कि क्या नहीं पढ़ना है। हाँ। बहुत सारा पूरा समुद्र पड़ा है, तो क्या नहीं पढ़ना है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पढ़ना है। जितना पढ़ना है अपने नोट्स को कंसंट्रेट करेंगे, कंसोलिडेट पॉइंट बनाएंगे, अपने सिलेबस के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो किसी भी एग्जाम में हम ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत सारा लोग ये बात कहता है कि पीटी निकालना थोड़ा टफ काम होता है। मेंस का है तो भाई डीपली पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन पीटी के लिए वो कहाँ से आपके पास आएगा, तो उसके लिए ग्रुप करना पड़ेगा। क्या मनीष जी, पीटी निकालने के लिए ग्रुप की ज़रूरत है? देखिए, पीटी निकालने के लिए ग्रुप की से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको कंसेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि पीटी एक डायनेमिक है। और 69वीं बीपीएससी के प्री से ऐसा प्रतीत हुआ कि बीपीएससी भी अपने पैटर्न को चेंज किया। हालांकि सिलेबस बीपीएससी का वही रहा है, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, जिसके कारण कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। पहले फैक्चुअल आते थे, जिसके कारण
कोई फैक्ट याद करके भी चले जाते। ऑनलाइनर का ज़माना नहीं रहा, अब टेक्स्ट बुक का ज़माना रहा। इसमें एनसीईआरटी को या किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप अपने स्टडी मटेरियल में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मोतिहारी जिला से आते हैं, मोतिहारी जिला में गांधी मैदान में बहुत सारे बच्चे बैठ करके ग्रुपिंग करते हैं, तो उन लोगों का सवाल होता है कि ग्रुपिंग हम करते हैं तो पीटी तो हमारा निकल जाता है, लेकिन मेंस के समय में हमें दिक्कत होता है, मेंस हमारा नहीं निकल पाता है। तो मेंस के लिए आप कुछ टिप्स दीजिए कि मेंस के जो एस्पिरेंट है, जो बीपीएससी के एस्पिरेंट है, उन लोगों को दिक्कत ना हो। चूँकि मैं यूपीएससी का भी मेंस लिख चुका हूँ। अच्छा। तो मुझे इस यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं 2023 का। अच्छा। तो मुझे इसका ठीक ठाक आइडिया है कि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए, तथ्य रट कर आप नहीं कर सकते। तो जब जो बच्चे ग्रुपिंग करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं, वो तथ्य को याद करते हैं, उनमें कंसेप्ट की कमी होती है। और ग्रुपिंग हमें लगता है कि इस डिजिटल एज में ग्रुपिंग थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाता है, और ग्रुपिंग बाद में वो क्लब बन जाता है, क्लब की तरह उसमें इंटरटेनमेंट के साधन शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा इसमें फ्रूटफुल नहीं है। अच्छा। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ग्रुपिंग हाँ हो सकता है, अगर कोई बहुत ही सार्थक डिस्कशन हो, जब इंटरव्यू आपका नज़दीक हो तब कोई सार्थक डिस्कशन हो, या कंसेप्ट बेस्ड पे हो मेंस के लिए। प्री में अगर आप फैक्ट रट कर याद कर सेलेक्ट भी हो जाते हैं, तो मेंस में तो ऐसे भी आपको कंसेप्ट नहीं पता है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट ग्रुप में डिस्कस करके तो नहीं, कोई डिबेट नहीं है। पब्लिक सर्विस का कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस इतना वास्ट है कि कोई भी इसमें ये नहीं है कि छोटा सा दायरा है, हम डिबेट कर डिबेटेबल करके इसको ऐसा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण हालांकि इससे भी बहुत लोग बोलते हैं कि हम ग्रुपिंग करके निकालें, लेकिन ग्रुपिंग करके निकालना थोड़ा लॉजिकल नहीं प्रतीत होता। अच्छा, एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम निकालते हैं वो कहते हैं कि हम खाना खाते समय भी पढ़ते थे, घूमने जाते नहीं है कहीं भी, गर्लफ्रेंड वगैरह की कोई चक्कर ना है, हम दिन रात पढ़ाई करते थे, तभी जाकर के हमारा बीपीएससी निकला। आपका बीपीएससी निकला है, क्या ऐसा चक्कर है कि आपको 24 घंटे में 22 घंटा 10 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़ता था? सबसे बड़ी बात है, इंसान को सहज होना चाहिए। इंसान किस स्टेज में सहज है, वो 22 घंटा पढ़ने का मतलब नहीं है क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी अगर आपके पास है स्टडी में, आपके 8-10 घंटा पढ़कर ठीक ठाक है, किसी भी कमीशन को क्रैक किया जा सकता है। यूपीएससी के लिए हालांकि जब मेंस नजदीक, यूपीएससी के लिए 8 से 10 घंटे 10 घंटे काफ़ी है। अगर 1 साल 1.5 साल तक कोई बच्चा 10 घंटा तक डेली पढ़ता है, उसको उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर 10 घंटा पढ़ता है तो यूपीएससी कोई बहुत मेरे हिसाब से बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। आप तो बिहार सरकार में योगदान भी दे रहे हैं, और आपके पास इतना समय कैसे मिल जाता था कि आप सचिवालय डेली जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके बाद भी समय आप निकाल करके अपने लिए पढ़ ले रहे हैं, और बीपीएससी में वो भी 37वां रैंक लेके आ रहे हैं। पूरे बिहार में इतना ज़्यादा फॉर्म फिल होता है, इतना लोग का मेंस में नहीं हो पाता है, आपका हो जा रहा है, ये कैसे मैनेज कर लिया आप? चूँकि हम आपको बताएं, हम टीचर भी रह चुके हैं, और पहले से अगर कंसेप्चुअल चीज़ें आपको क्लियर है, तो किसी भी एग्ज़ाम से पहले ब्रशअप करने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। 10-15 दिन 20 दिन अगर ब्रशअप कर लिया जाए तो कोई भी सिलेबस कंसेप्ट के दायरे में आ जाती है। तो इसलिए बीपीएससी की तैयारी के दौरान भी हम, चूँकि उस समय 69वीं के प्री के समय हम मेंस लिख रहे थे यूपीएससी का, जिसके कारण बहुत तैयारी नहीं की थी, लेकिन कंसेप्ट हमारे पास था, जिसके कारण कंसेप्ट के आधार पर उसको क्रैक किया। ड्यूटी आप 9 बजे जाते होंगे, शाम में आते होंगे, 6-7 बजे तक आते होंगे, उसके बाद सारा चीज़ देख रेख करने के बाद आपके पास समय कहाँ बचता था कि पढ़ाई कर लेते थे? वही तो बताया, अगर कंसेप्ट हमारा पहले से क्लियर है और हम कंटिन्यूस एक प्रोसेस में रहे अभी तक, हम अपनी कभी पढ़ाई को ब्रेक नहीं किया है। अच्छा। कंटिन्यूटी अगर 4 घंटा 5 घंटा भी खुद से मिलता है तो कंटिन्यूटी वो बहुत ही फ्रूटफुल साबित होता है। कि वो 8 घंटा कोई अगर कोई फ्रेशर हो तो 8 घंटा पढ़े तो समझ आता है, 3-4-5 घंटा भी पढ़कर लगता है कि काम हो जाएगा। तो ये जो आपका राह है, ये बस बीपीएससी तक जाकर के सीमित हो जाएगा कि इसका मंजिल अभी दूर है, यूपीएससी भी अभी नहीं, अभी यूपीएससी भी है, इसके आगे यूपीएससी ही है। अभी फिलहाल हमको जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मिला है, लेकिन 2025 की यूपीएससी के लिए हम बैठेंगे। 2024 में नहीं बैठ पाए थे क्योंकि यहाँ ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के कारण हम टाइम नहीं दे पाए, लेकिन 2025 के लिए हम यूपीएससी के लिए प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी में भी जब रिजल्ट आए उस समय भी आपका इंटरव्यू हो। जी बस। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि अभी तो आप ये योगदान दीजिएगा, इसमें जाकर के ट्रेनिंग कीजिएगा, ठीक है। हमारा ये सवाल है कि लगातार बहुत सारे लोग का ये सवाल रहता है कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन बड़ी उनके ऊपर में प्रेशर करते हैं, टेंशन बड़ी परिवार का रहता है कि भाई घर का बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है, पूरा पैसा इसमें लगाया जा रहा है, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन क्या कभी आपके ऊपर आया? देखिए, अप एंड डाउन सभी के करियर में तो आता ही है, चाहे वो पढ़ाई का हो या अपने प्रोफेशन का हो। लेकिन मैं पढ़ाने के दौरान भी बच्चों को एक लाइन बहुत ही
फेमस है, इसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ। प्रेशर रिड्यूसेस परफॉर्मेंस। अच्छा कभी भी प्रेशर परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देगा। अच्छा। तो कोई भी गार्जियन हो या वो बच्चा हो, अगर प्रेशर महसूस कर रहा है, वो सहज नहीं है, तो शायद वो अपना नैसर्गिक जो परफॉर्मेंस होता है नहीं दे पाएगा, नेचुरल परफॉर्मेंस उसका नहीं हो पाएगा। किसी भी गार्जियन को या बच्चों को ये समझना चाहिए, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम को क्रैक करना एक थोड़ा प्रतिष्ठित जॉब है, ठीक ठाक, बहुत ही समाज में इसका प्रतिष्ठा है। तो बड़े चीज़ को पाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होता तो है। आप अपने बच्चों को मतलब प्रेशर ना दीजिए, हर गार्जियन से, हर पेरेंट से आप ये बात कहना चाहते कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं। अगर प्रेशर देंगे, अगर प्रेशर देकर नहीं बच्चे सक्सेस होते तो हर गार्जियन रोज प्रेशर देते हैं, सक्सेस हो हैं? जाते आपको हैं। कभी लेकिन प्रेशर मिला? नहीं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि हमारे गार्जियन कभी प्रेशर नहीं दिए, काफ़ी सपोर्टिव रहे हमारे गार्जियन, हमारे विशेषकर हमारे भैया लोग। इस कारण हमको कोई प्रेशर महसूस नहीं हुआ। और इसका एक और कारण है, लगातार इस दौरान हमारा लगातार रिजल्ट रहा है, हर साल 2-4 रिजल्ट। बताइए जरा, अभी कितना लगभग रिजल्ट आपका रहा है टोटल? बिहार दरोगा के 4 रिजल्ट हमारा फाइनल तक रहा है। फाइनल तक? मेरिट तक? मेरिट नहीं, जैसे फिजिकल तक गए। फिजिकल तक मतलब कि पीटी लिखे, मेंस लिखे, आप फिजिकल तक कंप्लीट किए, तो छोड़ काहे देते थे? कभी एसीएल में ब्रेक हो गया तो 1 साल बेड रेस्ट में आ गए, अगले बार 1.6 सेकेंड नहीं रनिंग कम हो पाया, उसके कारण कमांडेंट का इंटरव्यू भी हम दिए थे, वो फिजिकल नहीं, फिजिकल में वहाँ भी इंजरी के कारण जो है। एफकैट का एसएसबी क्रैक किए थे, एसएसबी तक पहुँचे थे, क्रैक तो नहीं किए थे। उसके बाद 64वीं बीपीएससी का मेंस लिखे थे, 67 का लिखे थे। उसके बाद नेट दो बार हम क्वालिफाई। 68 नहीं दिए? 68 वाला हम नहीं दे पाए थे, क्योंकि उसी वक्त हमारे पैर में इंजरी आया था। और 69 इस बार दिए थे, और यूपीएससी का 2023 का दिए थे। तो ठीक ठाक। तो हर साल जब ऐसा भी है, बच्चों को भी समझना चाहिए कि हर साल जब आप 1-2 रिजल्ट देंगे तो गार्जियन को भी एक उम्मीद रहता है कि ये ठीक डायरेक्शन में काम कर रहा है। आपके लोग के जैसा लोग तो सारा नौकरी लेकर के अकेले बैठ जा रहा है। मतलब ये समझने वाला बात है कि आप इतना ज़्यादा रिजल्ट पर रिजल्ट दे रहे हैं, आप अगर नहीं वो नौकरी करते तो कम से कम फायदा तो होता, दूसरा कोई आकर के वो नौकरी कर लेता। आप तो एक सीट। हम सिर्फ जॉब में नहीं है, हम सर्विस में हैं। अच्छा। और सर्विस में अच्छे लोगों का आना जरूरी है। तो अगर हमसे कम्पीट करके हमसे अच्छे लोग भी आएंगे, अगर हमसे कोई बेहतर साबित होंगे तो वो भी आएंगे। तो सरकार यहाँ रोजगार नहीं दे रही है, ये सर्विस है। पब्लिक सर्विस में वो उस ब्रेन को आना है जो बहुत ही तपया हो, आग में जलकर कुंदन बनने के लिए आग में जलना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर स्ट्रगल किया है तो लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी व्यर्थ जाता नहीं है, इस बात को सभी मानते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम आ गए तो कोई मेधावी बच्चा नहीं है। हमारे साथ ही हमारे स्टूडेंट भी कम्पीट किए इस 69वीं के फाइनल रिजल्ट में। हमारे स्टूडेंट हैं, कई स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ कम्पीट किए हैं। तो एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि अभी तो आपको 67वीं में आपको मिल गया भाई कि हाँ आपको बनना है जेल सुपरिटेंडेंट, अभी भी दिल में ख्वाहिश होगा कि अगर बीपीएससी ही आया तो भाई डीएसपी बन जाते तो और बढ़िया रहता, तो थोड़ा और ज़्यादा कमान मिलता, एक क्षेत्र का, एक अनुमंडल का कमान मिलता, 5, 7, 10 थाना हमारे अंडर में होता, उसका होता। अभी तो जेल में नहीं, दरअसल बीपीएससी के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहे नहीं हैं कभी। हम यूपीएससी के लिए रहते हैं। तो ये मन में जरूर है कि आईपीएस बना जाए और बिहार कार्डर मिले। अच्छा, अगर आईपीएस हो तो बिहार कार्डर मिले। आईपीएस भी अगर बनते हैं तो उस समय भी मन में होगा कि भाई आईपीएस तो बन जा रहे हैं और दूसरा कैडर मिल जा रहा है आपको, तो फिर सोचिएगा कि भाई बिहार कब जाएं, इसके लिए भी एक प्रायोरिटी होता है कि बिहार कार्डर मिले तो अच्छा हो। अगर नहीं भी मिले तो हमें तो नेशन का सर्विस करना है। नेशन को सर्व कर रहे हैं ना। तो कोई भी देश हो, हमारा ही देश है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या गुजरात हो या तमिलनाडु हो या कश्मीर हो, मेरा ही देश है। अंडमान निकोबार हो, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आईपीएस ही का है, बहुत लोग सबसे ज़्यादा यूपीएससी जो निकालते हैं उन लोग का मन में ख्वाहिश होता है भाई कि हम डीएम बने, क्योंकि एसपी को ऑपरेट करने का पावर भाई डीएम के पास होता है। तो आप दूसरा पद क्यों अपनाना चाहते हैं, पहला पद क्यों नहीं अपनाना चाहते? आईएएस और आईपीएस दोनों सर्विसेज इक्विवेलेंट है। हालांकि इसमें कोई कंट्रोलिंग का बात नहीं है, इक्विवेलेंट है। हालांकि इसमें अलग अलग कार्य क्षेत्र बटे हुए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए आईएएस का पद है और लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आईपीएस का पद है। ठीक है। ये बचपन से एक रहता है कि आप किस फैमिली से आप पले बड़े हैं। हमारा आर्मी बैकग्राउंड होने के कारण हमें शुरू से ही वर्दी झुकाव रहा है। हाँ, तीसरा पीढ़ी आर्मी में है। तो ऐसा लगता है कि आर्मी की तरफ झुकाव रहा है बचपन से। बाद में जब सियाने हुए तो लगा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए देश बहुत ही शानदार एक सेवा है। हालांकि हमारे वर्दी के चाहत को इससे आप भाप सकते हैं कि 4 बार हम दरोगा के लिए दौड़े थे, एक बार कमांडेंट के लिए भी। तो थोड़ा सा उसके प्रति झुकाव है। मतलब कि यूपीएससी करना है और आपको बनना है आईपीएस, ये आपका फाइनल टारगेट है। अभी रुकना नहीं है। जिंदगी में कुछ फाइनल नहीं होता है। अच्छा, बस एक मंजिल है जहाँ पे स्टेबिलिटी नाम का जो चीज़ है वो दिखेगा। उसके बाद करियर को डायनेमिक
हर मल्टी डायमेंशनल तो करियर होना ही चाहिए किसी भी व्यक्ति का। तो इसके आगे शादी भी है, हमारी अभी शादी हुई नहीं है, ये तो हो जाएगा। अच्छा, बिहार में ही जितना भी लोग बन रहा है, बीपीएससी निकाल रहा है, चाहे यूपीएससी निकालता है, अधिकारी बन रहा है, उसका दहेज का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। आज आप अगर इस चैनल पर आकर के इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये बात कहिए कि भाई हम दहेज वहेज नहीं लेंगे। हम ऑलरेडी सरकार में ये घोषणा पत्र दे चुके हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रहने के दौरान कि हम दहेज न लेंगे, न देंगे, न लेने में भरोसा रखते हैं, न देने में भरोसा रखते हैं। वैसे भी हमारे बहन के लिए, वैसे भी कल हमारी भी तो बेटी हो सकती है। अच्छा, तो उसे भी हम भविष्य में नहीं देंगे। बेटी को इस योग बनाएंगे कि उसको दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़े। बढ़िया थॉट तो है, ये कहने में अच्छा लगता है, लोग वीडियो में कह देता है लेकिन चुपके से ले लेता है कि भाई अब बन गए हैं आप तो चलिए 30 लाख 40 लाख 50 लाख दे देते हैं। देखिए, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही एक कृति ही है। अगर उस कृति के लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। अगर एक युग को बदल रहे हैं तो हो सकता है उसका बेनिफिट हमारे भी बच्चों को मिलेगा, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। अगर दहेज के प्रति हम लोग समाज में एक नकारात्मक धारणा बना दें कि दहेज लेना ठीक नहीं है तो उसका बेनिफिट तो हमारे फैमिली को। लॉन्ग टर्म में कोई भी कुरीति के विरुद्ध आवाज़ उठाना लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियरी होता है। अच्छा। शॉर्ट टर्म में भले ही वो हमें लगे कि हमें घाटा कुछ नहीं होता। एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि आप जेल सुपरिटेंडेंट बने, जेलर का पद है, जेल में जो कैदी लोग होते हैं उन लोग की स्थिति आज के डेट में अगर आप बिहार में देखिएगा तो एक छोटा सा 15 बाई 20 का रूम होता है, उसमें 20 लोगों को सुला दिया जाता है। जेल की स्थिति बद से बदतर है। और दूसरी बात यह है कि जेल में बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ पहुंच जा रहा है। जेल में इवन आप देखे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जेल में से इंटरव्यू दे देते हैं, जेल में से लोगों को फ़ोन करके धमकी देते हैं। हमें ज़रा बताइए, आप जब जेलर बन रहे हैं, सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में ये आपके भी जेल में संभव है? आप क्या इसको लिए क्या कदम उठाइएगा? पहले देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच हर जगह होता है। तो अगर हम एज ए जेलर कहीं हमारा पोस्टिंग होता है किसी जेल में, तो हम प्रयास करेंगे कि हम नियम कायदे के दायरे में रहकर अपने कार्य को अंजाम दें और इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य को वहाँ रोका जाए। उसके रोकने के लिए मैं उसको रोकने का प्रयास करूँगा। हालांकि मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरा ये जेल से रिलेटेड पहला जॉब है क्या नियम कानून। लेकिन मेरा मानना है कि जेल एक सुधारगिरी होता है, जिसमें कोई कैदी आए तो वो सुधार कर जाए, ऐसा मेरा मानना है। और ज़्यादा बिगड़ कैसे जाता है? जो कैदी होता है जेल में रहता है वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो इसके ऊपर में जब जेलर बनिएगा साहब तो उस समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है। हालांकि ये समाज की विफलताएं हैं। किसी भी क्राइम के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ जिम्मेवार नहीं होता है, पूरा सोसाइटी होता है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है ज़्यादा या बिगड़ गया और तो इसमें हालांकि ये शुरुआत जेल में हो सकता है लेकिन सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करती है, जिसके कारण हीरोइज्म आता है कि हीरोइज्म आता है कि हम रॉबिन हुड तो नहीं कहेंगे उसको, वो बेवकूफ़ी वाला होता है, कोई रॉबिन हुड नहीं होता है। वैसे भी हमारे समाज में कहावत है कि बदमाश का उम्र 12 वर्ष, उससे ज़्यादा होता नहीं है। बस से बदमाश 12 वर्ष। और कभी भी किसी भी स्टेट से आप लड़कर कुछ जीत नहीं सकते हैं। स्टेट के लोग चाहे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, कब किसको साजना है नहीं जीत सकते। थोड़ा उनको अस्थिर आप जरूर कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेट को आप हरा नहीं सकते। एक लेवियाथन का कंसेप्ट होता है पॉलिटिकल साइंस में, लेवियाथन का कंसेप्ट है। लेवियाथन के कंसेप्ट में कि सभी कोई अपने शक्तियों को एक मिथक वो एक जानवर था जिसमें अपने शक्तियों का सभी कोई दे दिए, वो बहुत शक्तिशाली होगा और वो बाकी सबको दंडित करेगा। तो राज का कंसेप्ट भी लेवियाथन जैसा ही है। तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहे या कोई संगठन चाहे कि हम स्टेट से जीत जाएंगे, वो नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता। चलिए, तो मनीष जी का इंटरव्यू लगभग फाइनल हो गया। आज जितना भी सवाल था सारा सवाल लगभग पूछ लिया गया और ये भी हमने पूछ लिया कि भाई जेल में स्थिति बहुत खराब है। जो लोग जेल में रह रहे हैं वे लोग बताते हैं कि भाई जेल में सबको जाना चाहिए। जेल एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हर टाइप के लोग आपको मिल जाते हैं और वहाँ पे ज्ञान मिलता है। तो जेल में रहने वाले लोग जो कारोबार करते हैं, जेल से लोगों को फ़ोन करते हैं, धमकी देते हैं, ये कह रहे हैं कि हम जब जाएंगे तो सरकारी जो रिकॉर्ड है और जो संवैधानिक तरीका है उसको पालन करने का कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग पहले से हैं वे लोग बताएंगे बेहतर तरीके से, अभी नहीं बता रहे हैं। हमने और भी जो सवाल है, जो 18 घंटे कहते हैं कि 20 घंटा पढ़ाई करते हैं, उस पर भी बातचीत किया कि भाई कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आपके पास में क्या आउटपुट मिल रहा है, कितना घंटा पढ़ रहे हैं और उस पढ़ने से क्या आउटपुट मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा बहुत सारी सवाल हुआ इनसे कि हाँ आपने पहले क्या क्या नौकरी छोड़ा है, कहाँ कहाँ आपने एग्जाम दिया है, तो बताया कि यूपीएससी का मेंस भी लिख चुके हैं और 4 बार दरोगा के लिए हम फाइनल राउंड तक पहुँचे हैं, लेकिन नहीं कर पाए, माइनर मिस्टेक रहा होगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बातें हुई है। वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।